दिल्ली का लाल किला, देश के इतिहास का गवाह, वही किला जहां से इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्रियों ने इस देश को संबोधित किया है और आज भी करते रहे। उसी किले पर 10 नवंबर के दिन हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 13 लोगों की जान चली गई। हमेशा की तरह ये आतंकी हमला भी हमारे देश की आत्मा पर हमला था। मैं अभी हूँ रेड फोर्ट के पास, जहाँ पे मंडे को 10 नवंबर को शाम को 7 बजे के आसपास एक टेरर अटैक हुआ था। द अनहिंज्ड वीकली शुरू करने से पहले हम इस टेरर अटैक से प्रभावित होने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। वैसे ये कोई रैंडम हिंसा नहीं थी। जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये भी जैश ए मोहम्मद और उसके जैसे टेरर आउटफिट्स की साजिश थी। चांदनी चौक के एग्जैक्ट सामने रेड फोर्ट और एग्जैक्टली वहाँ पे एट द टर्निंग द ब्लास्ट टुक प्लेस। बताया जा रहा है कि कई आउटफिट्स ने कोलैबोरेट करके ये किया और इनके नाम तो देखिए, ये अपने नाम में मोहम्मद जोड़ते हैं लेकिन कहते हैं टेरर अटैक। भाई ऐसा कौन करता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा तो कर लो, लेकिन जब जूते पड़ेंगे तब मत रोना। और इन्हीं के लिए हमारे टेरर अपोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन। भाई तुम नाम लगा रहे हो मोहम्मद का, फिर ये कह रहे हो कि टेरर हैज नो रिलीजन। भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मेरे से पूछो तो टेरर हैज नो रिलीजन का एक ही टेस्ट है, और वो ये कि टेररिस्ट के नमाज जनाजा में क्या केवल उनके घर वाले जा रहे हैं या 25-50 हजार लोग और भी जा रहे हैं। और फिर ये एक टेस्ट और भी देख लीजिए। ओहो, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? इंडियन स्टेट या इंडियन लॉ? किसी देश की सरकार या लॉ एक टेररिस्ट के कातिल है? वाह ज्ञानी लोग वाह। और क्या इसीलिए ही तुम इंडियन स्टेट के खिलाफ वॉर पर उतर आए हो? We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. और केवल वॉर में ही नहीं उतरे हैं, अब तो मोमिनियत भी मैदान में है। ओहो, लगता है कि जैसे किसी दिन देखने मिलेगा कि 2-4 हजार मोमिनियत मिलकर कहीं नारे लगा रही है, दहशत के सम्मान में मोमिनियत भी मैदान में। इकबाल आज अगर जिंदा होते तो डॉक्टर शाहीन के लिए लिखते, तू शाहीन है, काम तेरा गोली चलाना है, तेरे आगे बहुत इंसान और भी है। तौबा तौबा। तालियां तालियां तालियां। ठीक है, हमने सोचा कि आज शायरी ट्राई की जाए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। डॉक्टर शाहीन को टेररिज्म के आरोप में गिरफ्तार किया है विद AK-47, AK-49 से बस 2 डिजिट नीचे। यो क्या बोल दिया मैडम है? अरे भाई सॉरी, AK-49 का आतंक अलग है, इन मोमिनियात का अलग। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म। पर ये तो देखिए कि ये खातून जिनका नाम शाहीन है वो एक डॉक्टर है। अरे उर्दू वाली डॉक्टर नहीं, ना, ये न समझिए कि इन्होंने गालिब के दीवान पर PhD की और डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। ये मेडिकल वाली डॉक्टर है और स्टेथोस्कोप की जगह AK-47 लेकर घूमती है। रिपोर्ट्स की माने तो ये मसूद अजहर की विमेन टेररिस्ट विंग की इंडियन कमांडर है, जमात मोमिनियात इंडियन चैप्टर की हेड। भाई अभी 1 वीक पहले ही हमारी लड़कियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, देश का नाम रोशन किया है, और यहाँ डॉक्टर साहिबा तैयारी कर रही है टेरर वर्ल्ड कप की। देखिए, शाहीन का अपना मजहब तो है, बस ये जो टेरर फैलाती है उस टेरर का मजहब नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई साहब, हिपोक्रेसी इनके आगे खुद खड़ी होकर ये कहने वाली है कि बड़ी बहन चला दो मुझ पर AK-47, पर तब तक पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। फर्क साफ है, एक तरफ देश की लड़कियां देश के लिए वर्ल्ड कप और मेडल जीत रही हैं, और वहीं ये मोमिनियत बारूद के ढेर पर अपनी जिंदगी जला रही है ताकि जन्नत जाए। मसूद अजहर ने उन्हें वादा किया है कि वो उन्हें जन्नत भेजेंगे, और वो वहां जाकर क्या करेंगी? उनके अपने शौहर और भाईजान वगैरह वहां अपने कौन सी बिरयानी खा रहे हैं वो देखने जाएंगी। भाई हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को सैल्यूट है, NIA, IB, दिल्ली पुलिस, JNK पुलिस, जिन्होंने इन्हें पकड़कर कहा कि पहले जेल खाना फिर जन्नत जाना। पर सोशल मीडिया के सूडो लिबरल्स जो इन एजेंसियों की तारीफ नहीं करेंगे, उल्टा कहेंगे स्टेट ओवररीच, पुलिस ब्रुटैलिटी। भाई जब बम फटता है तो तुम स्टेट को नहीं ढूंढते, तुम सेफ जोन ढूंढते हो, और उसी सेफ जोन की रख रखाव का काम करती है हमारी एजेंसीज। अच्छा, ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स भी हुई, ऑपोजिशन ने होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जनरल साहब सही कह रहे हैं, कैसे वो मैं बताती हूँ। और इसके लिए हम जरा पीछे चलते हैं UPA एरा में, यानी कि वो समय जब भारत के लिए टेरर अटैक ब्रेकिंग न्यूज नहीं, रूटीन बुलेटिन था। 2005 के दिल्ली ब्लास्ट, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 जयपुर, 2008 अहमदाबाद, 2008 दिल्ली
और फिर 26/11 मुंबई। हर हमले के बाद यही बयान, हम कड़ी निंदा करते हैं, कभी बड़ी निंदा तो कभी कड़ी निंदा। अरे ये निंदा कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी है कि लोग को अब सड़ी निंदा कहते हैं। पीजे है मैम। पर ये तो सच है ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में तब हम वर्ल्ड टेररिज्म के सेंटर पाकिस्तान के साथ डॉसियर खेलते थे। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the power. बताइए, डॉक्टर साहब को तब वर्तमान की चिंता नहीं थी, बल्कि चिंता थी कि हिस्ट्री उन्हें कैसे जज करेगी। यूपीए सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर था कि आतंकी आते थे, ब्लास्ट करते थे और अगले दिन अखबार में फोटो देखकर खुद हैरान हो जाते थे, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे भाई ये क्या बात हुई। देश दुखी था और सरकार कमजोर। बस सरकार को लच्छेदार अंग्रेजी एकदम टंच थी। फिर आया मोदी एरा, जहाँ नैरेटिव बदला और रिएक्शन की जगह एक्शन ने ली। जवाब कड़ी निंदा से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाता है। पहले हम हमला हुआ सुनते थे, अब हमने जवाब दिया सुनते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। अब मैसेज साफ है, इंडिया डजंट मोर्न, इट रिस्पॉन्ड्स। और यही बात विपक्ष के गले नहीं उतरती। इसी बीच दिल्ली में हुए आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ। वैसे तो ये उनके लिए रोज का है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा खुद को आतंकवाद का शिकार दिखाने के लिए किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि कुछ मान रहे हैं कि उन्होंने ये खुद ही को धमाका किया ताकि जब भारत आतंकी हमले का बदला ले तो वो रो सके। उफ। बहरहाल इन सब के बीच में पाकिस्तान में मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम डर गई। और ये डरेगी क्यों नहीं, 15 साल पहले इनके साथ ऐसा जो हुआ था। ये बेचारे तो इतने डरे हुए थे कि उन्हें वापस जाना था, पर उधर उनके बोर्ड ने कहा खबरदार आए तो वहीं रहो। इसी बीच कुछ लोगों को दिल्ली की हवा में भी सियासत सूंघने लगी। सबको क्रांतिकारी बनना है। गए थे एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, बना दिया पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हु वाइल अवे देयर टाइम एज स्टूडेंट लीडर्स ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस till they find a way to become a rioter। भाई कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। देखिए, पुराने जमाने के लोग आजादी, हक या इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट पर उतरते थे। आजकल के लोग उतरते हैं क्योंकि फोटो अच्छी आएगी। किसी ने पूछा क्यों आए हो, बोले क्योंकि सब आए हैं। अरे भाई, ये प्रोटेस्ट है या पार्टी? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अरे भाई, प्रोटेस्ट करना है तो करो, लेकिन कम से कम पता तो हो कि किसके खिलाफ और क्यों। वरना नाती पूछेंगी, दादाजी आप किसके खिलाफ लड़े थे, और जवाब आएगा बेटा मुझे याद नहीं, पर रील बहुत वायरल हुई थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे हिपोक्रेसी की ही बात करें तो कांग्रेस से बढ़िया एग्जाम्पल कौन? लेडीज एंड जेंटलमैन, कांग्रेस पार्टी के अंदर हाल ही में एक भयंकर घटना घटी। हाइड्रोजन बॉम्ब जितना भयंकर नहीं, लेकिन फिर भी एक धक्का और दो टाइप भयंकर। शशि थरूर ने एल.के. आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई दे दी। बस और क्या चाहिए था। कांग्रेसियों के ग्रुप चैट में भूकंप आ गया, ट्विटर पर आपातकाल लग गया, और वही पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्स में लिखा गया, कॉमरेड अलर्ट, शशि थरूर हैज गॉन संघी। भाई, अब थरूर साहब को कौन समझाए कि कांग्रेस में हैप्पी बर्थडे कहना एक आइडियोलॉजिकल बिट्रेयल माना जाता है। यहाँ शुभकामनाएं नहीं दी जाती, सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जाती है। थरूर बोले, आई रिस्पेक्ट एल.के. आडवाणीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिक्स। कांग्रेस वालों ने सुना, आई एम ज्वाइनिंग बीजेपी नेक्स्ट वीक। कहानी में ट्विस्ट। अरे भाई, आदमी ने बस बर्थडे विश किया है, कोई राम मंदिर का शिलान्यास थोड़ी न कर दिया है। पर नहीं, अब ट्विटर पर हर कांग्रेसी बन गया है सीबीआई अधिकारी। कहाँ मिले थे थरूर, कब मिले थे, क्या बोले थे, क्या उन्होंने स्माइल इमोजी डाली थी या फोल्डेड हैंड्स इमोजी? अब बेचारे थरूर जो इंग्लिश में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि डिक्शनरी भी गूगल करती है, उन्हें अब अपनी पार्टी के अंदर लेक्चर सुनने पड़ रहे हैं। थरूर जी, आइडियोलॉजी से मत भटकिए। थरूर जी सोच रहे होंगे, आइडियोलॉजी? अरे भाई, मैं तो ग्रामर से भी नहीं भटकता हूँ, ये कौन करता है? भाई, आडवाणी की रथ यात्रा ही वो मोड़ था जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी थी। 90 के दशक में उन्होंने कहा था कि अगर जनता दिल्ली नहीं आ सकती तो दिल्ली जनता के पास जाएगी, और फिर उन्होंने लिटरली दिल्ली छोड़ दी और राम के नाम पर रथ के संग जनता के बीच पहुंच गए। एंड विथ टाइम वी हैव गॉन फ्रॉम मंदिर वहीं बनाएंगे टू मंदिर वहीं बना। इसी के साथ जय श्री राम। वैसे कांग्रेस की ही बात करें तो थैंक्स टू देयर 100 years ऑफ अपीसमेंट पॉलिटिक्स देश में नया ट्रेंड चला है। वंदे मातरम बोलने से पहले परमिशन चाहिए,
सरकार से नहीं, मौलवी साहब से। कांग्रेस और उसके अपीजमेंट डिपार्टमेंट ने तो उसको प्रैक्टिकली HR पॉलिसी बना दी है। अगर किसी को वंदे मातरम में डिस्कम्फर्ट है तो हम उनके सेंटीमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं। भाई 75 साल में पेट्रियोटिज्म भी अब ऑप्शनल सब्जेक्ट बन गया है क्या? मतलब अब देशभक्ति भी कस्टमाइजेबल है। मैं तिरंगा मानता हूँ पर आधा, मैं राष्ट्रगान में खड़ा रहूंगा पर सिर्फ पहले स्टैंजा तक। और सबसे प्यारा आर्गुमेंट, हम दिल से भारत से बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, हमें दिल का एक्सरे नहीं चाहिए, बस 2 शब्द जोर से बोल दो। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे पर नेटफ्लिक्स के बारामुल्ला के आतंकी की कहानी देखकर ये जरूर कह देंगे पर वो भी तो इंसान था। हाँ भाई, इंसान था, बस इंसानियत AK-47 में भर दी थी। खैर, हुआ तो हुआ। अब फिर आती है फिल्म हक, शाह बानो केस पर आधारित वो फिल्म जिसने देश को दिखाया कि कांग्रेस ने एक बुजुर्ग औरत का न्याय कुर्बान कर दिया वोट बैंक के फतवे के लिए। तालियां, तालियां, तालियां। शाह बानो केस की बात करते हैं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला जो तलाक के बाद भी रख रखाव का हक अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC है। लेकिन अगले ही साल राजीव गांधी सरकार ने उस फैसले को रद्द करने वाला कानून पास किया। क्यों? क्योंकि अपीजमेंट का फॉर्मूला चल रहा था। शाह बानो की लड़ाई महिलाओं के हक की थी पर पॉलिटिक्स ने उसे वोट बैंक की राजनीति बना दी। फिल्म में साफ दिखाई देता है कि कैसे कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म पॉलिसी एक्चुअली फतवा मैनेजमेंट सिस्टम थी। कानून, संविधान, इंसाफ सब पीछे, वोट बैंक सबसे आगे। पर मजे की बात यह है कि अब भी वही नैरेटिव चलता है। अगर वंदे मातरम बोलोगे तो माइनॉरिटी हर्ट हो जाएगी। अरे भाई, हर्ट तो तब भी हुई थी जब शाह बानो को इंसाफ से वंचित किया गया था, पर तब कांग्रेस के कानों में वोट बैंक रिमिक्स चल रहा था। अरे जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी के सामने शीश झुकाने को इंसल्ट नहीं, इंटीग्रिटी कहते हैं। पर क्या करें, कांग्रेस के सिलेबस में नेशन फर्स्ट का भी चैप्टर था ही नहीं। और हाँ, ये सूडो सेक्युलर क्राउड जो हर बार कहता है कि देश से बड़ी इंसानियत है, उसे बस इतना कहना है कि भाई, इंसानियत वही है जो अपने देश में शुरू होती है, बाकी सब तो नेटफ्लिक्स का सीजन 2 है। जो देश से डरकर राजनीति करता है वो हमेशा हारा हुआ ही दिखता है। बाकी कांग्रेस के लिए बस इतना, अब अपीजमेंट बंद करो, बैकबोन वापस लो और एक बार जोर से बोलो, वंदे मातरम। क्या कहा? नहीं बोलोगे? ठीक है, नहीं बोलेंगे तो हम चलते हैं बिहार। जी हाँ, क्या समझे हो बिहार को? अरे हम बिहार कह रहे हैं, तेजस्वी और राहुल की बेहार की बात नहीं कर रहे। उन्हें तो जनता से जो मिलना था वो मिल गया। कांग्रेस 6 सीटों पर और तेजस्वी 25 पर। कुछ तो शर्म कर लो। अब कांग्रेस को पता चलेगा कि 6 फॉर छठी मैया और तेजस्वी को पता चलेगा कि 25 सीट लेकर ये नहीं किया जा सकता। बताइए, भैया बोले थे मार्क द डेट, हम मार्क कर लिए थे। डेट की बात थी इसीलिए भैया पहले ही खजूर पे जा बैठे थे। पीजे है मैम। तू चुप कर। तेजस्वी भैया के केस में कोई भी जे कभी पीजे नहीं हो सकता। तेजू भैया की बात और है, तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि ई का हुई गवा। भाई, जनता और उनकी भावनाओं से इतना तो क्या ही दूर होना कि आप महागठबंधन की आई मात्र, जी हाँ, ओनली 3 डजन सीट और अपने पहले ही भारत भर को इनवाइट कर रखा था शपथ ग्रहण समारोह पर। अब लोग कहेंगे कि शपथ पर ग्रहण लग गया और आप नाराज होकर कहेंगे कि वोट चोरी कर लिया। बस आप कहेंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई, काहे का अन्याय? आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके अभिनेता अगर जमीनी सच्चाई से दूर है तो इसमें जनता का क्या दोष? अरे भाई, ये क्या बात हुई? जब आप सड़कों पर बाइक से चलते हुए वोट चोरी कर रहे थे तब जनता ने आपको देख रही थी और नोट भी कर रही थी कि आप क्या और क्यों कह रहे हैं। और राहुल जी तो इलेक्शन रिजल्ट का वेट भी नहीं किए, घूमने निकल रहे। ये कौन करता है? भाई, जो नेता ये क्लेम करता है कि उसका गठबंधन सरकार बनाएगा वो इलेक्शन रिजल्ट से 2 दिन पहले विदेश भागेगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी को डुबाकर विदेश निकल लिया। और रही बात राहुल की, तो वो तो पहले ही डूबे चुके थे। ओह माय गॉड! खैर, तेजस्वी तो बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए और MLA बन गए। खैर, MP तो राहुल भी है और सच ये है कि आप MP बन सकते हैं, आप MLA बन सकते हैं, PM तक बन सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस में लीडर बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। और दोनों को देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि इन्हें लीडर बनने में बहुत समय लगेगा। वैसे एक बात बोले, आदरणीय राजेश खन्ना ने ये कहा था,
जी ये सब जानती है। राहुल गांधी जब सावन में चंपारण मटन बनाते हुए वीडियो ट्वीट करते हैं तो वो विजुअल इस जनता के दिमाग में छप जाता है। ऐसे ही जब तेजस्वी नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो ट्वीट करते हैं तो वो भी एक फूड चॉइस नहीं दिखता, वो एरोगेंस दिखता है। और हम भारतीय सबसे अधिक नाराज एरोगेंस से ही होते हैं, फिर वो तेजस्वी का हो, राहुल गांधी का हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप का हो। वैसे लीडर की ही बात चली है तो लीडर तो प्रशांत किशोर भी नहीं बन पाए। वैसे भूषण भी कभी नहीं बन पाए। केजरीवाल ने बाउंसर से पिटवाकर निकाल दिया था। खैर अभी तो किशोर पर ही रहते हैं। मुसाफिर हूँ यारो। अरे किशोर कुमार नहीं, प्रशांत किशोर की बात कर रही हूँ जी। पी के पैदल चले, जन स्वराज बनाए, बड़े बड़े क्लेम ठोक दिए, पर क्लेम तो क्लेम ही होते हैं। आप पब्लिक के मूड को समझने का क्लेम कर सकते हैं पर समझे ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, एरोगेंस तो पीके का भी कुछ कम नहीं था। प्रशांत जी ने अपनी जुबान से कहा था, रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। देखिए प्रशांत जी, आप चुनाव जिताते होंगे, एमपी और एमएलए बनाते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार लीडर है। लीडर खुद को बनाता है, इसे कोई कंसल्टेंट लीडर नहीं बना सकता। और रही बात पदयात्रा की, तो भाई फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला सफल ही होंगे ये टूल किट में तो लिखा जा सकता है, पर सच में होंगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वैसे राहुल गांधी को पदयात्रा का आइडिया भी तो आप ही ने दिया था ना। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हो शेट्टी साहब। तो बिहार ने एनडीए को जीत दी और राहुल और तेजस्वी जी को जी हार दिया, और ये लोग कुछ नहीं जीत पाए। तेजू भैया की तरह जनता का दिल ही जीत लेते, आगे काम तो आता। सच में तेजू भैया चुनाव भले ही हारे हो, लेकिन जनता का दिल जरूर जीत गया। और ये क्या बताती है? ये बताती है कि इंडियन डेमोक्रेसी बदल रही है, और ये डायनेस्ट के अनुसार नहीं बदल रही। डायनेस्ट को उनके अनुसार बदलना पड़ेगा। इसीलिए पहले तो इन डायनेस्ट को इस डेमोक्रेसी का हिस्सा होना होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन या एक सीजन का नहीं होगा। इन्हें देखिए ना, ये पिछले 50 वर्षों से इस डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इसीलिए इनका सम्मान करती है। इनके लिए पीएम सीएम तो मील का मात्र एक पत्थर है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये डेमोक्रेसी का हिस्सा होना। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो भारतवर्ष से पूछ लीजिए।